आईटीआर का रिफंड आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन एक और दिक्कत आ सकती है। कई टैक्स पेयर ऐसा समझते हैं कि मेरा इनकम टैक्स का रिफंड आ गया, मतलब अब सब कुछ सेफ है, डिपार्टमेंट की तरफ से अब कोई नोटिस नहीं आ सकता, कोई स्क्रूटनी नहीं हो सकती। लेकिन रियलिटी कुछ अलग है। क्यों अभी भी कई सारे सेलरेट टैक्स पेयर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस इश्यू हो रही है। नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेश पटेल, वेलकम टू मंत्रा एंड कंपनी। यहाँ पे मिलती है टैक्स क्लैरिटी, कंफ्यूजन नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आईटीआर का रिफंड आ जाने के बाद भी नोटिस क्यों इश्यू होती है, और अगर ऐसी नोटिस आपको भी आई है या आ सकती है तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। जजमेंट ईयर 25-26 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत ही लार्ज स्केल में नोटिस इश्यू, और इनमें से बहुत सारे लोग जो है वो है सैलरीड पर्सन। अब सैलरीड पर्सन नॉर्मली ये सोचते हैं कि हम तो नॉर्मल सैलरी इनकम वाले पर्सन हैं, हमें क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस इश्यू हुई है तो इसका मतलब क्या है। और सबसे बड़ी बात, जो भी नोटिस इश्यू हुई है इनमें से ज्यादातर नोटिस जो है वो सेक्शन 143(2) के अंडर यानी कि स्क्रूटनी नोटिस इश्यू हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये नोटिस ऐसे लोगों को भी मिली है जिनका ऑलरेडी रिफंड बैंक अकाउंट में आ गया है। तो इसका मतलब ये होता है कि नोटिस जो है वो रिफंड क्रेडिट होने के बाद भी मिल सकता है। तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलता हूं कि रिफंड आ गया इसका मतलब ये नहीं कि ये फाइनल क्लियरेंस है। डिपार्टमेंट के पास उसके बाद भी पूरा समय रहता है, वो कभी भी स्क्रूटनी नोटिस इश्यू कर सकता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मेरे नाम पे कोई नोटिस आया है या नहीं आया, तो इसको हम इनकम टैक्स पोर्टल पे बहुत ही सिंपल स्टेप में चेक कर सकते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको अपना लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद पेंडिंग एक्शन के टैब पे क्लिक करना है, वहां पे आपको मिलेगा ई प्रोसीडिंग। अब ई प्रोसीडिंग के अंदर आपको एक टैब मिलता है व्यू नोटिसेस। अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नोटिस इश्यू हुई है तो आपको यहाँ पे व्यू नोटिसेस के टैब के अंदर मिल जाएगी। ये इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ कि अभी बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप में फेक मैसेजेस भी आ रहे हैं, मेल भी आ रहे हैं, जो आप ओपन करते हो तो आपका बैंक अकाउंट खाली भी हो सकता है। तो सही तरीका नोटिस का आपको देखने का ये है कि आप अपने लॉगिन के अंदर जाइए और लॉगिन के अंदर जाके आप इस स्टेप को फॉलो करें और व्यू नोटिस के अंदर अगर कोई नोटिस है तो वही आपकी ओरिजिनल नोटिस है। डिपार्टमेंट कभी ऐसे कोई मेल में कोई फाइल वगैरह नहीं भेजता। डिपार्टमेंट नोटिस इश्यू करता है तो उसका इंटीमेशन मेल आता है, मेल के अंदर कोई फाइल कभी नहीं होता। तो आपको कोई ऐसा मेल ओपन नहीं करना है। अगर ऐसा कोई मेल आता है तो आपको अपने लॉगिन में जाके यहाँ पे वेरीफाई करना है और नोटिस आया है तो यहाँ पे आपको मिल जाए। तो ये सिंपल तरीका है आपको नोटिस देखने के लिए। अब हम देखते हैं कि नोटिस क्यों आती है, नोटिस आने के रीजंस क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉमन रीजंस मैंने मेंशन किए हैं जिसके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रीजन है कि रॉन्ग डिडक्शन क्लेम। अगर ऐसा कोई डिडक्शन जो आपको अलाउड नहीं है और आपके रिटर्न फाइल करने के टाइम आपने वो डिडक्शन क्लेम किया है तो इसके अगेंस्ट नोटिस इश्यू हो सकती है। डिपार्टमेंट आपके पास क्लैरिफिकेशन या प्रूफ मांग सकता है। सेकंड थिंग है ओल्ड रेजिम डिडक्शन क्लेम अंडर न्यू रेजिम। तो ओल्ड और न्यू रेजिम का सीक्वेंस चल रहा है कई सालों से। तो अगर आपने रिटर्न फाइल किया है न्यू रेजिम के अंदर और ओल्ड रेजिम में जो डिडक्शन मिल रही थी वो डिडक्शन आपने न्यू रेजिम में क्लेम कर ली तो भी डिपार्टमेंट नोटिस इश्यू कर सकता है। फेक एचआरए और एलटीए। ज्यादातर सैलरीड पर्सन जो है वो अपना टैक्स प्लानिंग करने के लिए या टैक्स सेव करने के लिए ये बेनिफिट लेता है जो है एचआरए और एलटीए, और कई बार ये फेक साबित होता है। तो अगर ऐसा कुछ डिपार्टमेंट को सस्पिशियस लगता है कि आपने जो एचआरए और एलटीए क्लेम किया है वो ओरिजिनल नहीं है, यहाँ पे कुछ उनको डाउट लगता है, तो नोटिस इश्यू करके आपके पास उसका क्लैरिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन मंगा सकता है। नंबर 4 है विदाउट प्रूफ एटीसी डिडक्शन क्लेम। एटीसी में हमें पता है कि एलआईसी डिडक्शन मिलती है, एजुकेशन का डिडक्शन मिलता है, होम लोन का डिडक्शन मिलता है। तो ये सालों से चलता आ रहा है और बहुत पुराना डिडक्शन है एटीसी का। और यहाँ पे डिडक्शन हमने 1,50,000 तक मिलता है तो पूरा डिडक्शन क्लेम कर लिया, जबकि यहाँ पे पूरा डिडक्शन क्लेम नहीं हो सकता था, उसके कम है, फिर भी 150 हमने क्लेम कर लिया। तो ऐसा कोई विदाउट प्रूफ हमने डिडक्शन क्लेम किया है तो भी आपको डिपार्टमेंट नोटिस इश्यू कर सकता है।
इंटरेस्ट का इनकम जो है वो मिसमैच। अब सेविंग बैंक का इंटरेस्ट जो है वो डिडक्शन में भी मिलता है और इनकम टैक्सेबल भी है। एफडी का इंटरेस्ट जो है वो हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होता है, और कई पोस्ट ऑफिस का जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी टैक्सेबल है और हमें डिडक्शन भी मिलता है। तो अगर कुछ ऐसा आपने रिटर्न फाइल करते टाइम किया है कि ये तो डिडक्शन है ना, तो रिपोर्ट नहीं किया, मतलब इंटरेस्ट है बट इनकम के अंदर रिपोर्ट नहीं किया और डिडक्शन भी नहीं लिया, तो भी ये गलती है। तो इसके रिगार्डिंग भी डिपार्टमेंट क्लेरिफिकेशन के लिए या डॉक्यूमेंट के लिए नोटिस इशू कर सकता है। EIS TIS का मिसमैच, अब ये बहुत कॉमन रीजन है, जैसे कि TIS के अंदर आपका कुछ इनकम दिखा रहा है और वो इनकम आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट नहीं की। जैसे कोई TDS डिडक्ट हुआ है बट वो इनकम आपने नहीं दिखाई और TDS का रिफंड क्लेम कर लिया, तो ये मिसमैच है। EIS के अंदर और TIS के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं वो सारे यहाँ पे ट्रैक होते हैं, उसको हमें वेरीफाई करना होता है, उसके बाद रिटर्न फाइल करना होता है। ये वेरीफाई किए बिना या उसका मिसमैच जाने बिना रिटर्न फाइल कर दिया है तो इसके रिगार्डिंग नोटिस इशू हो सकता है। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन का मिसमैच, जैसे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के अंदर बहुत सारे एग्जांपल है कि क्रेडिट कार्ड का आपने बहुत सारा यूज किया है, बहुत एक लिमिट के बाहर आपने उसका पेमेंट किया हुआ है और आपने रिटर्न के अंदर मेंशन नहीं किया है। इलेक्ट्रिसिटी का जो भी है उसका भी एक हाई वैल्यू डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, एक लिमिट की गई है, उसके ऊपर अगर आपने खर्चा किया है और आपने रिपोर्ट नहीं किया है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, तो यहाँ पे नोटिस इशू हो सकती है। ये बहुत से कॉमन रीजन है, ये सैलरीड पर्सन के लिए भी है, बिजनेस इनकम के लिए भी है, कोई भी इनकम के लिए है। तो इतने अगर रीजन में से कोई आपका रीजन रिटर्न फाइल करते टाइम हुआ है तो आपको नोटिस आना पक्का है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन है, उनकी सैलरी इनकम एनुअल है 14 लाख। अब उन्होंने जब रिटर्न फाइल किया तो कुछ एग्जेम्पशन यानी कि डिडक्शन क्लेम किए, जैसे कि HRA और ATC। ये डिडक्शन तो क्लेम कर लिए लेकिन उनके पास उसके कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। जब रिटर्न फाइल करने के टाइम कंसल्टेंट ने पूछा होगा तो बता दिया कि ATC में इतना डिडक्शन लेना है, मेरा HRA का इतना डिडक्शन आता है। और अगर ऐसा आपने कुछ किया है और डिडक्शन विदाउट कोई डॉक्यूमेंट ले लिया है तो नोटिस आना तो पक्का है। इसी एग्जाम्पल के अंदर समझते हैं तो ऐसे रिटर्न फाइल हो गया, रिटर्न का प्रोसेस भी हो गया, रिफंड भी आ गया, बैंक अकाउंट में उनका ITR का रिफंड बनता था तो रिफंड भी क्रेडिट हो गया, बट अभी उनके नोटिस इशू हुआ अंडर सेक्शन 143(2), ठीक है। और इस नोटिस के अंदर डिपार्टमेंट क्या रिक्वायरमेंट रखता है, डिपार्टमेंट रिक्वायर करता है कि आप हमें प्रूफ दीजिए HRA और ATC का, जो आपने यहाँ पे ये डिडक्शन क्लेम किया है उसका हमें प्रूफ दीजिए कि आपको ये डिडक्शन अलाउड है या नहीं। याद रखना, जब आप रिटर्न फाइल करते हो तब आप कोई भी डिडक्शन ले सकते हैं, वहां पे आपको इसके साथ कोई प्रूफ अटैच नहीं करना होता। लेकिन आप जो डेटा डिपार्टमेंट को दे रहे हो उसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट कभी भी मांग सकता है, तो आपको ये डॉक्यूमेंट रेडी रखने होते हैं। आप जो भी डिटेल डिपार्टमेंट को देते हैं वो डिपार्टमेंट मान नहीं लेता, वो कभी भी आपके पास क्लैरिफिकेशन मांग सकता है कि आपने डिडक्शन क्लेम किया है, आपने इतनी इनकम डिक्लेयर की है, तो इनके रिगार्डिंग हमें प्रूफ प्रोवाइड करें, और ये बाय नोटिस ही डिपार्टमेंट मांगता है। तो इस केस में हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे डिडक्शन जो क्लेम किया था उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं था तो नोटिस इशू हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब हम देखने वाले हैं कि अगर आपको नोटिस आ गया, नोटिस इश्यू हो गया, तो इसके बाद हमें क्या करना। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, व्हाट हैपेंस इफ नोटिस इज इग्नोर। नोटिस आ गया और कई सारे लोग ऐसा समझते हैं कि क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करेंगे, मतलब इग्नोर करेंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपको नोटिस जब भी आता है तो उसका रिप्लाई करना जो है वो कंपलसरी है। अगर आपने उनको ऑन टाइम रिप्लाई नहीं किया तो इसका मतलब डिपार्टमेंट समझ लेता है कि आपने इसको इग्नोर किया। अब इग्नोर जब करते हो तो क्या हो सकता है पहले वो समझते हैं। तो जब नोटिस का इग्नोरेंस होता है बाय द टैक्स पेयर तो डिमांड रेज कर देता है डिपार्टमेंट, रिफंड जो आपको दे दिया है वो रिवर्सल हो जाता है। जैसे ऑटोमेटिक बैंक में रिफंड आ गया था, उसी बैंक से डिपार्टमेंट जो है वो रिफंड रिवर्स भी ले सकता है। सेक्शन 234B एंड 234C ये इंटरेस्ट की सेक्शन है, इसके रिगार्डिंग इंटरेस्ट लग सकता है, और कई बार अगर अंडर रिपोर्टिंग साबित होता है तो पेनल्टी भी लग सकती है। तो यहाँ पे रिप्लाई न देने के इतने सारे रिस्क है। डिमांड रेज कर देना मतलब कि आपका एक सिंपल केस था, नोटिस का रिप्लाई करना था,
और आपने नहीं किया तो डिपार्टमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया और ये अब केस जो छोटा था वो बड़ा मैटर है। सेकंड थिंग ये है कि डिपार्टमेंट आपका रिवर्सल है, वो बैंक में अभी पड़ा है तो फिर आपका रिफंड ले लेता है वो वापस। थर्ड थिंग है इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है, जितने भी डिमांड यहाँ पे रेज की है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है। जब भी आप पेमेंट करोगे इंटरेस्ट के साथ करना पड़ेगा और पेनल्टी का रिस्क भी बड़ा बन जाता है। तो कभी भी नोटिस को इग्नोर नहीं करना है, नॉर्मल जो भी उनका प्रॉपर ऑन टाइम जो होता है वो रिप्लाई करना कंपलसरी है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट टू डू इफ नोटिस इश्यू। सबसे पहले तो नोटिस इश्यू हो जाए, आपके पास डिपार्टमेंट का नोटिस आए तो सबसे पहला स्टेप है कि पैनिक नहीं होना है, डोंट पैनिक। ये डिपार्टमेंट का कम्युनिकेशन भी हो सकता है। हर एक नोटिस का, मैं बार बार बोलता हूँ, हर एक नोटिस का मतलब टैक्स डिमांड नहीं होता है। कभी कभी डिपार्टमेंट जो है वो नोटिस इश्यू करता है क्लैरिफिकेशन के लिए, कुछ कम्युनिकेशन करना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, नोटिस को इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको पैनिक नहीं होना है, नोटिस को डिटेल में समझना है कि डिपार्टमेंट क्या चाहता है। सेकंड स्टेप है कि डॉक्यूमेंट रेडी करना। डिपार्टमेंट नोटिस के अंदर सब कुछ डिटेल में आपको देता है कि आपने ये क्लेम किया है तो उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, आपने ये इनकम किया है तो उसके लिए हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ भी उनको चाहिए तो वो पहली जो नोटिस आती है उसके अंदर ये क्लैरिफिकेशन ज्यादातर मांगे जाते हैं। तो डिटेल पढ़ के आपको उसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं। प्रोफेशनल कंसल्टेशन लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो आजकल इंटरनेट पे सर्च करके एआई के जमाने में एआई को पूछ लेते हैं कि इस नोटिस का क्या करें। तो ये करना जरूरी है, लेकिन आप जब रिप्लाई करो तब रिप्लाई के लिए प्रोफेशनल कंसल्टेशन लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रॉपर एंड ऑन टाइम सबमिट रिप्लाई। उसके बाद आपको ऑन टाइम रिप्लाई करना जरूरी है। जो भी डेट उसमें मेंशन की है उससे पहले या उस डेट को रिप्लाई करना जरूरी है। अगर उस डेट के बाद आप रिप्लाई करते हो तो भी आपका एक रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के पास बनता है कि आपने इग्नोर किया। आपने रिप्लाई तो किया लेकिन ड्यू डेट के बाद किया, वो रिप्लाई का कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो ये 4 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो पैनिक नहीं होना है, डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, नोटिस को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद प्रोफेशनल कंसल्टेशन जरूर लेना है और प्रॉपर और ऑन टाइम रिप्लाई जो है वो सबमिट करना है। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट। रिफंड क्रेडिट होना ये फाइनल क्लियरेंस नहीं है, मतलब कि आपका आईटीआर रिफंड आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि डिपार्टमेंट आपके ऊपर फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकता। डिपार्टमेंट फर्दर प्रोसेस कर सकता है। आजकल टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा है तो इससे छोटे छोटे मिसमैच भी इजीली ट्रैक हो सकते हैं। इसलिए आईटीआर फाइलिंग हो या नोटिस का रिप्लाई हो, एक छोटी सी गलती भी बहुत महंगी पड़ सकती है। तो प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करके आईटीआर फाइलिंग करना बहुत जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तो अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पूरी प्रोसेस समझनी है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद डिपार्टमेंट क्या प्रोसेस करता है, तो इसकी पूरी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाके आप क्लिक करके वो पूरी प्रोसेस देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, टैक्स को समझना मुश्किल नहीं है, सिस्टम को समझना जरूरी है।